Hello everyone, my name is Shahdan Saifi. I have qualified UGC NET as well as GATE in Sociology और आज का हमारा टॉपिक है सोशल स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर होता क्या है। सोशल स्ट्रक्चर की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन सोशियोलॉजी में एग्जिस्ट नहीं करती है। हर एक सोशियोलॉजिस्ट ने इसको अपनी तरह से डिफाइन करने की कोशिश करी है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर का सिंपल मतलब ये है कि अगर हम कोई भी पार्ट्स हैं, मल्टीपल पार्ट्स को अगर हम एक फिक्स्ड पैटर्न में असेंबल या अरेंज कर देंगे उसको हम स्ट्रक्चर कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इस डायग्राम में देखिएगा, यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, 3 स्टोरी स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो पार्ट्स हैं, ठीक है, पार्ट्स एक फिक्स पैटर्न में अरेंज हुए हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको स्ट्रक्चर कहा है। वैसे ही सोसाइटी में भी, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। और सोशल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पार्ट्स। ठीक है, सिंपल इतना ही है। तो सोसाइटी के कुछ पार्ट्स होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, आपस में लिंक्ड होते हैं, आपस में रिलेटेड होते हैं और दूसरे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, उसी के पैटर्न, जो उनके इंटरकनेक्टेडनेस होने की वजह से जो पैटर्न इमर्ज होकर आता है उसको सोशल स्ट्रक्चर कहा जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये पार्ट्स क्या होते हैं सोसाइटी में? वो पार्ट्स जो होते हैं वो सोशल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं, प्राइमरी ग्रुप हो सकते हैं, सेकेंडरी ग्रुप हो सकते हैं, एटसेट्रा। स्टेटसेस और रोल्स भी हो सकते हैं उन पार्ट्स में। ठीक है, या सोशल नेटवर्क्स हो सकते हैं। सोशल नेटवर्क्स मतलब इंडिविजुअल के बीच का कनेक्शन जो होता है। ठीक है, कोई प्रोफेशनल कनेक्शन है या फ्रेंड्स का सर्कल है या सोशल मीडिया का कनेक्शन है, वो सब सोशल नेटवर्क में आ जाते हैं। और नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक, पार्ट्स में। अब देखिए यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि इन पार्ट्स को हम कंपोनेंट भी कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर के। ठीक है, अब आते हैं थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन सोशल स्ट्रक्चर। सबसे पहला आता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में सोसाइटी को एज सिस्टम माना जाता है। ठीक है, और सोसाइटी के जो वेरियस पार्ट्स होते हैं उनको इंटरडिपेंडेंट माना जाता है कि सारे जो सोसाइटी के पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और रिलेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और सारे पार्ट्स मिलकर एक सोशल स्टेबिलिटी और ऑर्डर, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, अब वो चाहे कोई भी पार्ट हो सोसाइटी का। ठीक, अगर हम फैमिली लें या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लें या फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लें सोसाइटी के, वो सब एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं? सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी और सोशल ऑर्डर मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में हम इतना ही देखते हैं। अभी आगे हम देखेंगे कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के डिटेल के बारे में कि वहाँ पर स्ट्रक्चर को कैसे किस थ्योरिस्ट ने डिफाइन किया है। दूसरा आता है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी या कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। इसमें क्या होता है कि इनका जो फोकस होता है वो पावर स्ट्रगल और इनइक्वालिटी के बीच में होगा हमेशा। ठीक है, यहाँ पर ये कहेंगे जो भी सोसाइटी का स्ट्रक्चर होगा वो सिर्फ पावरफुल लोगों को ही फेवर करेगा। जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो कैपिटलिस्ट लोग होंगे वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर जो होगा सोसाइटी का कैपिटलिज्म में वो इस तरह से ऑर्गेनाइज होगा कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका एक मेजर चंक, मेजर शेयर कैपिटलिस्ट को जाता रहे। ठीक है, अब आते हैं सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिज्म में। यहाँ पर सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट जो होते हैं वो सोशल स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। उनका फोकस होता है इंडिविजुअल लोगों के आपस में इंटरेक्शन के बारे में। ठीक है, इंडिविजुअल या फिर पर्सन एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, सिंबल्स के थ्रू, जैसे कि नाम है सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, इंट्रैक्शन वाया सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स तुम्हारे जेस्चर हो सकते हैं, लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है, साइंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इन डेली इंटरेक्शन के बेसिस से ही एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर इमर्ज होकर आता है। बस अभी इतना ही समझते हैं इसमें। अब हम आगे देखते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा था सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि सोसाइटी और सोशल स्ट्रक्चर को तुम ऑर्गेनिक एनालॉजी से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, पहले इसको हम देखेंगे। अभी सबसे पहले हम ये देखते हैं कि
जो टर्म है ना सोशल स्ट्रक्चर, वो सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने ही यूज़ किया था। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑर्गेनिक एनालॉजी होता क्या है। ऑर्गेनिक एनालॉजी में क्या होता है, सोसाइटी को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे हार्ट, किडनी, ब्रेन, वो सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। ठीक, हर एक पार्ट का, हार्ट का अपना अलग फंक्शन होगा, किडनी का अपना अलग फंक्शन होगा, ब्रेन का अपना अलग फंक्शन होगा, मगर ये सब आपस में कनेक्टेड भी होंगे, रिलेटेड भी होंगे, एक साथ मिलकर भी काम कर रहे होंगे। ठीक है, ताकि बॉडी जो है वो अलाइव रह सके। सिमिलरली सोसाइटी में भी वेरियस पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक इंस्टीट्यूशन हो गया फैमिली का, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या रोल्स होते हैं, नॉर्म्स या स्टेटसेस होते हैं, ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि सोसाइटी में सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी मेंटेन रह सके। ठीक है, यही हमने देखा था कि यही एक आइडिया होता है सोशल स्ट्रक्चर के बिहाइंड भी। ठीक है, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पार्ट्स, और ऑर्गेनिक एनालॉजी में भी यही पढ़ते हैं, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पार्ट्स। ठीक है, तो सोशल स्ट्रक्चर को हर्बर्ट स्पेंसर ने ऑर्गेनिक एनालॉजी के थ्रू समझाने की कोशिश करी थी हमें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एमिल डर्कहाइम ने क्या कहा था सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। पहले तो ये कि एमिल डर्कहाइम भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे ऑर्गेनिक एनालॉजी से। ठीक है, उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर का टर्म अपनी थ्योरीज में एज इट इज़ यूज़ तो नहीं किया था, मगर उन्होंने जो यूज़ किया था वो था सोशल फैक्ट्स। ठीक है, और सोशल स्ट्रक्चर के जो ज़्यादा करीब था उनका उनका जो टर्म था वो था सोशल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम सोशल फैक्ट क्या होता है। सोशल फैक्ट्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल और कोर्सिव होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, और उसके इंडिविजुअल के बिहेवियर को वो शेप कर रहे होते हैं, चाहे उसकी पर्सनल चॉइस हो या ना हो। जैसे कि नॉर्म्स या लीगल सिस्टम, एजुकेशन, रिलीजियन, जैसे कि रिलीजियस सिस्टम्स हैं। रिलीजियस सिस्टम एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को रेगुलेट करेगा कि अगर आप किसी रिलीजियस प्लेस पर जाओ तो आप जूते चप्पल बाहर उतार के ही अंदर जाओगे। ठीक है, अगर आप जाना चाहो कि हम जूते पहनकर अंदर जाएंगे तो आप बाकी लोग आपको अंदर जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो यह क्या हुआ कि एक एक्सटर्नल और कोर्सिव होता है सोशल फैक्ट, जो इंडिविजुअल बिहेवियर को शेप करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो इनका दूसरा कंसेप्ट था सोशल मॉर्फोलॉजी, उसको देख लेते हैं। सोशल मॉर्फोलॉजी भी सोशल फैक्ट का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, सोशल मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि हम पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं कि किसी भी एरिया में लोग कहाँ रह रहे हैं, उनके घर कहाँ पर है, रोड्स कैसे निकल रही है, कैसे वो रोड लोगों के घरों को कनेक्ट करती जा रही है। ठीक है, पॉपुलेशन, इस सोशल मॉर्फोलॉजी में यही पढ़ा जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, और सोशल मॉर्फोलॉजी एक तरह से स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को एक्सप्लेन करने के ज़्यादा करीब है एमिल डर्कहाइम की थ्योरीज में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या है। टेल्क और पार्सन ने सोशल स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहा था। टेल्क और पार्सन ने कहा था कि सोशल स्ट्रक्चर जो है एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें रोल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़ और इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, और इस तरह से वो इंटर रिलेटेड हैं कि वो किसी भी पर्सन का बिहेवियर को ऑर्गेनाइज कर सके। ठीक है, वो एक ऐसे जो भी पर्सन है वो फिक्स्ड, उसका बिहेवियर प्रिडिक्टेबल हो और फिक्स्ड हो। ठीक है, और सोसाइटी में एक सोशल ऑर्डर मेंटेन रह सके। टेलकोट पार्सन भी एक स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट थे, और यहाँ पर ध्यान देना जितने भी स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट हैं वो सोशल ऑर्डर की बात करते हैं कि सोसाइटी में ऑर्डर कैसे मेंटेन रहता है। हर एक चीज़ सोसाइटी में उस सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने का काम कर रही होती है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कहा था कि स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पैटर्न ऑफ नॉर्मेटिव कल्चर में रूटेड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो सोसाइटी होती है वो बहुत सारे रूल्स, ठीक है, वैल्यूज़, ये सोशल स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत सारे रूल्स, वैल्यूज़ या फिर नॉर्म्स से बनी होती है, जो लोगों को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना है वो बता रहे होते हैं, किस तरह से एक्ट करना है या बिहेव करना है। ठीक है, और उसमें एक जो ये इनका जो पैटर्न होता है नॉर्म्स और वैल्यूज़ का, वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जब हो जाता है जब ज़्यादातर लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि फैमिली, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली में जो फैमिली के कुछ नॉर्म्स होते हैं वो सारे फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, वो जो नॉर्म्स जितने भी फैमिलीज़ का मिलकर एक इंस्टीट्यूशन बना लेते हैं फैमिली का। ठीक है, सही है, और वो इंस्टीट्यूशन जो बन जाता है फैमिली का, वो नॉर्म्स के ज़रिए इंडिविजुअल के बिहेवियर को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, और
ये जो पैटर्न है नॉर्म्स का, ठीक है, इस नॉर्म्स के पैटर्न से ही सोशल स्ट्रक्चर उभर कर आता है। अब तीसरा ये कि जो नॉर्म्स होते हैं वो डायरेक्टली रोल्स से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि कोई भी एक स्टेटस है तो उस स्टेटस के लिए कुछ रूल्स और नॉर्म्स होंगे जो उस इंडिविजुअल का बिहेवियर गवर्न करें जो स्टेटस को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। और वो जो नॉर्म्स होंगे वही बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं इंस्टीट्यूशन का। नॉर्म्स मिलकर ही, बहुत सारे नॉर्म्स एक पार्टिकुलर सिनेरियो में मिलकर ही इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, सोशल स्ट्रक्चर जो होता है वो लोगों का बिहेवियर रेगुलेट करने के लिए एग्जिस्ट करता है, और दूसरा क्या, सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो इतना सब कुछ हमने पढ़ा, सिंपल सी बात ये है कि सोशल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जितने भी रोल्स होंगे या नॉर्म्स होंगे, वैल्यूज़ होंगे या इंस्टीट्यूशंस होंगे, वो सब एग्जिस्ट, उन सब के बीच का जो एक रिलेशंस होगा, ठीक है, उसको इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर का नाम दिया था, जो किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करेंगे और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, बस इतना ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ कार्ल मार्क्स ने भी सोशल स्ट्रक्चर को एक्सप्लिसिटली यूज़ नहीं किया था, मगर हम उनकी थ्योरीज में सोशल स्ट्रक्चर एज अ हिडन कंसेप्ट देख पाएंगे। जैसे कि मार्क्स ने कहा था कि सोसाइटी का इकोनॉमिक बेस होता है और एक सुपर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक बेस क्या होता है। इकोनॉमिक बेस में फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी कि सारे टेक्नोलॉजी, टूल्स या लेबर उसमें इंक्लूड कर लिए जाते हैं। और दूसरा होता है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो रिलेशन होगा क्लासेस के बीच में, एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो रिलेशंस होता है वो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। या फिर जो डिफरेंट क्लासेस के बीच में जो रिलेशंस होगा, अगर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है फैक्ट्रीज़ में तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा होगा वर्कर्स और उनके एम्प्लॉयर्स के बीच में, ठीक है। उसको रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। और यही इकोनॉमिक बेस बनाते हैं दोनों चीज़ मिलकर। बाकी जितनी भी चीज़ हैं, लॉस, पॉलिटिक्स, कल्चर या एजुकेशन या रिलीजन, वो सब सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, है ना। वो सब इकोनॉमिक बेस से ही निकल कर आते हैं और इकोनॉमिक बेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसका मतलब वो एक इकोनॉमिक बेस के, जो इकोनॉमिक बेस और सुपर स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं डायलैक्टिकली, ठीक है। मगर यहाँ पर जो प्राइमरी फैक्टर होता है वो इकोनॉमिक बेस होता है, वही डिसाइड करेगा सुपर स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। और सुपर स्ट्रक्चर में जो भी चीज़ होगी, लॉस, पॉलिटिक्स, जैसे कि डिफरेंट पॉलिटिशियंस लॉज बनाएंगे, वो लॉज क्या काम करेंगे, जो इकोनॉमिक बेस होगा कंट्री का उसको स्ट्रेंथन करे, ठीक है। और इकोनॉमिक बेस वैसे ही लॉज और पॉलिटिक्स को सपोर्ट करेगी जो उसको सपोर्ट कर रहे हों, ठीक है। अब देखो, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इवॉल्विंग प्रोडक्टिव फोर्सेज एंड स्टैटिक प्रोडक्शन रिलेशन लीड्स टू क्लास स्ट्रगल एंड सोशल चेंज। ये सब चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम कार्ल मार्क्स के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। अभी बस यहाँ पर हम इतना देख लेते हैं कि कार्ल मार्क्स ने सोशल स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लिसिटली तो नहीं कहा था, मगर उनकी जो थ्योरीज थी उनमें इकोनॉमिक बेस और सुपर स्ट्रक्चर में हम सोशल स्ट्रक्चर के एस्पेक्ट को देख पा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो इकोनॉमिक बेस होता है यही जो लोगों के बीच का रिलेशंस होगा, ठीक है, उसको, यानी कि पूरी सोसाइटी में जितने भी नॉर्म्स वैल्यूज़ होगा उसको डिफाइन करेगा, उसको कंट्रोल करेगा इकोनॉमिक बेस, ठीक है। यानी कि सोशल स्ट्रक्चर जो होगा सोसाइटी का वो पूरा का पूरा उस इकोनॉमिक बेस पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। इन शॉर्ट में ये। अब आते हैं रेडक्लिफ ब्राउन ने सोशल स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहा था। रेडक्लिफ ब्राउन ने सोशल स्ट्रक्चर के बारे में कहा था कि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्क्रीट रियलिटी है, वो असल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हम उसको कैसे देख सकते हैं सोशल स्ट्रक्चर को। उन्होंने कहा था कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं सोसाइटी में, ठीक है, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं सोसाइटी में वो एक दूसरे से रिलेट करेंगे और उनके रिलेशनशिप से ही सोशल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या दूसरा पॉइंट क्या था। हर एक पर्सन सोसाइटी में कोई ना कोई पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा सोशल स्ट्रक्चर में, जिस पोजीशन को उन्होंने, और उस पर्सन को, ये पोजीशन को उन्होंने सोशल पर्सनैलिटी का नाम दिया, और उस पर्सन का एक स्पेसिफिक रोल भी होगा, ठीक है। अब जितने भी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होंगे वो कंट्रोल करेंगे उस रोल को, या फिर जो पर्सन रोल जो प्ले कर रहा है उस रोल को, उस पर्सन के बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे
और पर्सन्स के एक पर्सन का दूसरे पर्सन के बीच में क्या रिलेशन है उसको भी कंट्रोल कर रहे होंगे नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, ठीक है। हर एक पर्सन को पता होगा कि उसको कैसे बिहेव करना है और दूसरों को उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। वो किसकी वजह से? नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ की वजह से। अब ये जो सोशल पर्सनैलिटी या पोजीशंस हैं वो फिक्स नहीं होती, वो चेंज होती रहती हैं। जैसे कि पहले एक वुमन की जो सोशल पोजीशन थी या उसकी जो सोशल पर्सनैलिटी थी वो एज ए होम मेकर देखी जाती थी। मगर अगर आजकल क्या है, वो किसी कंपनी की सीईओ भी बन सकती है। पहले ऐसा नहीं पॉसिबल था, अब पॉसिबल है। तो उसकी वुमेन की जो सोशल पर्सनैलिटी है जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है। यानी कि सोशल पर्सनैलिटी या सोशल पोजिशंस चेंज की जा सकती हैं। अब यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर का हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो उन्होंने जो सोशल स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था वो डिफाइन किया था रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स के बीच में, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स कंस्टिट्यूट सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं कि आर्मी जो होती है बहुत सारी यूनिट्स और रैंक्स में डिवाइडेड होती है, जैसे डिवीजन, रेजिमेंट, ठीक है, कॉर्पोरल्स, मेजर होते हैं, उसमें कॉलोनल्स होते हैं, और जितने भी डिवीजन और रेजिमेंट्स होते हैं ये भी सब डिवाइडेड होते हैं। और हर एक डिवीजन और सब डिवीजन्स में जित होगा वो एक दूसरे से रिलेटेड होगी, यानी कि हर एक डिवीजन और सब डिवीजन के जितने भी मेंबर्स होंगे वो कुछ ना कुछ रिलेशंस रख रहे होंगे एक दूसरे मेंबर्स से, ठीक है। चाहे वो अब उनके फेलो सोल्जर्स हों या उनके सुपीरियर हों, ठीक है। उनका कुछ ना कुछ एक फिक्स रिलेशन होगा और कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होंगे जो उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे होंगे, ठीक है। इसी चीज़ को रेडक्लिफ ब्राउन ने सोशल स्ट्रक्चर कहा था, रिलेशनशिप बिटवीन दी पर्सन्स इन दी सोसाइटी। देखो, इंडिविजुअल और पर्सन में फ़र्क होता है। इंडिविजुअल एक बायोलॉजिकल बीइंग होता है और पर्सन जो होता है वो एक सोशल बीइंग होता है, ठीक है। वो सोसाइटी में रहता है, उसको सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस, सैंक्शंस, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ का और अपनी पोजीशन का पता होता है, अपने रोल का पता होता है, ठीक है। वो अवेयर होता है सोसाइटी में। तो यहाँ पर जो रेडक्लिफ ब्राउन ने बात करी थी वो रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स की बात करी थी। अब आते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया था कि उन्होंने कहा था कि सोशल स्ट्रक्चर का हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनकी एक कॉन्क्रीट रियलिटी होती है। हम्म अगर तुम किसी भी सोशल रिलेशनशिप को ऑब्जर्व कर रहे हो या क्लासिफाई कर रहे हो, इसको स्टडी कर रहे हो, इसका मतलब तुम सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हो। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये सोशल रिलेशनशिप फैमिली मेम्बर्स के बीच में भी हो सकते हैं, मैन और वुमेन के बीच में भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में भी हो सकते हैं, अंकल और नेफ्यू के बीच में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सोशल रिलेशनशिप्स, ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मेनली फोकस था रेडक्लिफ ब्राउन का वो डायडिक रिलेशंस में था, यानी कि वन टू वन रिलेशन, दो लोगों के बीच में क्या रिलेशंस हैं। उन्होंने अपने सोशल स्ट्रक्चर में भी दो लोगों के बीच के रिलेशंस को स्टडी किया था। अब एक और डेफिनेशन उन्होंने दी थी, वो थी सोशल इंस्टीट्यूशंस के टर्म्स में, ठीक है। उन्होंने कहा था पर्सन्स के बीच का रिलेशनशिप तो होगा ही होगा सोशल स्ट्रक्चर में, मगर वो पर्सन्स भी तो किसी न किसी इंस्टीट्यूशन का पार्ट होंगे, ठीक है। अगर वो पर्सन किसी फिक्स इंस्टीट्यूशन का पार्ट हैं तो उनके बीच का रिलेशनशिप जो होगा वो इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप कहलाएगा। उनके जो और वो इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप जो है वो उस इंस्टीट्यूशन के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, ठीक है, वो उस रिलेशनशिप को गवर्न करेंगे और उन पर्सन्स के बिहेवियर को भी गवर्न करेंगे, ठीक है। उनके एक्शंस और इंट्रैक्शंस को भी गवर्न करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक फैमिली का इंस्टीट्यूशन है, फादर वहाँ पर सपोज उस फादर का क्या रोल है कि वो अर्न करे, चिल्ड्रन का क्या रोल है कि वो एल्डर्स को रेस्पेक्ट करें एटसेट्रा, या वो पढ़ाई करें अपनी एटसेट्रा, बहुत सारे रोल्स हो सकते हैं। अब देखो, हर एक फैमिली का मेंबर किसी दूसरे फैमिली मेंबर से रिलेटेड है ना, और उसका जो बिहेवियर है वो फैमिली नॉर्म्स, फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, उसके कुछ नॉर्म्स हैं और उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही हर एक फैमिली मेंबर बिहेव करता है और दूसरे के साथ एक रिलेशंस कायम करके रखता है, ठीक है। और उसी को ही हम सोशल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। अब तीसरा है कि रेडक्लिफ ब्राउन ने स्ट्रक्चरल फॉर्म की बात करी थी, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर जो होता है वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर तो पर्सन से बने होते हैं, और जो पर्सन होते हैं वो नए नए पर्सन पैदा होते हैं, पुराने पर्सन मर जाते हैं, ठीक है। और जो सोशल पोजीशंस होती हैं वो ख़त्म भी हो जाती हैं, नई पोजीशन ऐड भी की जा सकती हैं, ठीक है। मगर एक जो है एक अंडरलाइन कंटिन्यूटी एंड रिलेटिव कॉन्स्टेंसी रहती है, ठीक है।
यानी कि एक स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटी प्रिजर्व रहती है, जिसको रेडक्लिफ ब्राउन ने स्ट्रक्चरल फॉर्म का नाम दिया था। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं, समझ आ जाएगा उसमें। अब कोई पार्लियामेंट है, उसमें जो एमपीज़ होंगे, ठीक है, एमपीज़ अगर हम सोशल पोजीशन माने, जो कि है भी, एक एमपी दूसरे एमपी के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, वो आपस में फेलो एमपीज़ हैं, ठीक है। अब जो एमपीज़ हैं वो अपनी सीट वैकेट करके चले भी जा सकते हैं, यार 5 साल में नया इलेक्शन होगा, नए एमपीज़ आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोशल स्ट्रक्चर था, एक एमपी का दूसरे एमपी के बीच में रिलेशन, वो चेंज हो सकता है, ठीक है। वो सोशल स्ट्रक्चर में जो सोशल पोजीशंस हैं वो चेंज हो सकती हैं, ठीक है, एमपीज चेंज हो सकती हैं, मगर जो पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट का जो फंक्शन है वो हमेशा रहेगा। एमपीज तो चेंज होते रहेंगे मगर पार्लियामेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। वैसे ही हम दूसरा एग्जांपल फैमिली के बारे में देख सकते हैं, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स मर सकते हैं, ठीक है, या फिर फैमिली मेम्बर्स अपना बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर सकते हैं फैमिली से और कहीं और जा सकते हैं, मगर फैमिली एज ए, ठीक है, फैमिली जो है सोसाइटी में वो रहेगी, ठीक है, और उसके जो फंक्शंस होंगे वो सोसाइटी में वो भी फैमिली के फंक्शंस रहेंगे, ठीक है। तीसरा यह है कि सोशल स्ट्रक्चर्स जो है वो किसी भी स्पेसिफिक सोसाइटी के लिए किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है, मगर स्ट्रक्चरल फॉर्म्स जो होती हैं वो जनरल होती हैं सब सोसाइटी के लिए और सब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जनरल होगा, ठीक है। अब फैमिली का फंक्शन जो है वो ये जो फैमिली है, ठीक है, वो हर सोसाइटी में होगी और हर सोसाइटी में फैमिली के कुछ ना कुछ फंक्शंस होंगे, मगर जो फैमिली हर एक सोसाइटी में हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अगर आज फैमिली का कोई मेंबर है तो कुछ ज़रूरी नहीं है कल कभी वो फैमिली छोड़कर जा भी सकता है या फिर वो मर सकता है और उसकी जगह दूसरा मेंबर उसकी जगह ले सकता है, ठीक है। अब आते हैं मॉरिस जिन्सबर्ग ने क्या कहा था सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। मॉरिस जिन्सबर्ग ने कहा था कि जो सोशल स्ट्रक्चर है वो प्रिंसिपल ग्रुप और इंस्टीट्यूशन से बना हुआ है, ठीक है। अगर तुम सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहते हो तो तुम्हें सोशल ग्रुप और इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करना पड़ेगा, उनको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उनको क्लासीफाई करना पड़ेगा। देखो रेडक्लिफ ब्राउन ने बात करी थी पर्सन की, मगर मॉरिस जिन्सबर्ग बात करेंगे सोशल ग्रुप और इंस्टीट्यूशंस की। अब ये जो स्टडी होगी वो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में भी की जा सकती है या फिर सोशल ग्रुप के बीच में क्या रिलेशन है उस पर भी की जा सकती है सोशल स्ट्रक्चर को जानने के लिए, या फिर दोनों की स्टडी एक साथ भी की जा सकती है, जैसे कि हम एग्जांपल से देखेंगे और समझेंगे। इंस्टीट्यूशनल फोकस अब देखो अगर हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, हम क्या करेंगे, स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को देखेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे, उनके रूल्स और उनके उनके जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर इनको स्टडी करने का मतलब है कि तुम सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हो, या फिर तुम डिफरेंट जो किसी भी एक स्मॉल विलेज में जो कास्ट और रिलीजियस ग्रुप्स हैं या कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच के इंट्रैक्शन को इनके बीच के इंट्रैक्शन और रिलेशनशिप को स्टडी करोगे, ठीक है, कि वो उनका सोशल बिहेवियर कैसा है एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के लिए, ठीक है, उनका रिलेशनशिप कैसा है एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के लिए, ठीक है। अब इस रिलेशनशिप को स्टडी करने का मतलब है कि तुम सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हो। अब देखते हैं कि इवांस प्रिचार्ड ने क्या कहा था सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। 1940s की उनकी बुक थी द न्यूर, उन्होंने कहा था कि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो रिलेशनशिप सोशल स्ट्रक्चर को उन्होंने रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रुप्स की टर्म्स में डिफाइन किया था, ठीक है, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रुप्स, ठीक है, उसको ही उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर कहा था। और वो जो ग्रुप्स जो हैं उनके बीच वो जो ग्रुप्स हैं वो उन कंसिस्टेंट होने चाहिए और कांस्टेंट होने चाहिए, यानी ठीक है, कंसिस्टेंट और कांस्टेंट ग्रुप होने चाहिए, और ऐसे ग्रुप को उन्होंने स्ट्रक्चरल ग्रुप कहा था और उनके बीच के रिलेशन को उन्होंने कहा था स्ट्रक्चरल रिलेशंस, ठीक है। कांस्टेंट और कंसिस्टेंट ग्रुप का मतलब है कि वो ग्रुप जो है ना वो एग्जिस्ट करे, ऐसा नहीं है कि ग्रुप आज है और कल को नहीं होगा, वो ग्रुप जो है वो एक कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो एग्जिस्ट करता रहे, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि उसके जो ग्रुप के जो मेंबरशिप है वो कंसिस्टेंट रहे, ज़्यादा चेंज ना हो उसके मेंबर्स, ठीक है, ड्रास्टिकल चेंज ना आए उसके ग्रुप की मेंबरशिप में।
और एग्जाम्पल क्या होगा स्ट्रक्चरल ग्रुप का, किसी भी ट्राइब के अगर क्लैंस या सेगमेंट ले लो, ठीक है, या एज सेट ले लो, कोई भी क्लैंस होंगे, ठीक है, उन क्लैंस के जो मेंबर्स हैं वो जो, या फिर एज सेट ले लेते हैं, ठीक है, एज सेट जो है उनके, उसके जो पार्टिकुलर एज सेट ले लो, मतलब हमने ले लिया कि 10 से लेकर 25 साल के लोगों का एक एज सेट बना लिया। अब वो एज सेट के लोग जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अगर उसके नए नए मेंबर्स ऐड होते जाएंगे उस एज सेट में, और पुराने मेंबर्स वहाँ अगले एज सेट में ट्रांसफ़र होते जाएंगे, मगर वो एज सेट जो है 10 से लेकर 25 साल वाला वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और जितने भी ट्राइब में क्लाइंस होंगे, सेगमेंट होंगे, एज सेट होंगे, एज सेट्स होंगे, वो सब ग्रुप्स हैं एक तरह से। और वो ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप्स, एक क्लैन दूसरे क्लैन के बीच से एक कुछ ना कुछ रिलेशंस बनाकर रखेगा, ठीक है। और उस रिलेशनशिप को ही सोशल स्ट्रक्चर का नाम दिया इवांस प्रिचार्ड ने। या हम ये भी कह सकते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर जो होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप्स को एक सिस्टमेटिकली अरेंज करो तो सोशल स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। इंडिविजुअल उन ग्रुप को में आ भी सकते हैं, उनको लीव भी कर सकते हैं, मगर ग्रुप जो होता है एज अ होल परसिस्ट करना चाहिए, ठीक है, उसका ग्रुप एज अ होल परसिस्ट करे। फैमिली को उन्होंने एक स्ट्रक्चरल ग्रुप कंसिडर नहीं किया था, क्यों? क्योंकि फैमिली में कंसिस्टेंसी और कॉन्स्टेंसी नहीं होती। अगर मान लो फैमिली के सारे मेंबर मर गए, ठीक है, तो फैमिली जो है वो फैमिली यूनिट एग्जिस्ट करना बंद कर देगी, ठीक है, और उसकी जगह एक कंप्लीटली न्यू फैमिली यूनिट इमर्ज हो जाएगी। इसलिए उन्होंने फैमिली को एज ए स्ट्रक्चरल ग्रुप कंसिडर नहीं किया था। जबकि एज सेट में ऐसा नहीं होगा। अगर मान लें हम 10 से लेकर 25 साल के एज ग्रुप का लोग, एज ग्रुप के मेंबर्स का हम एज सेट बनाएंगे तो वो एग्जिस्ट करेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि एकदम से 10 से 25 साल के लोग ही सब खत्म हो गए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, सब लोग छोड़ के चले गए, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। या फिर जो क्लैंस होंगी वो कंप्लीटली वैनिश नहीं होंगी टाइम के साथ, वो रहेंगे वहाँ पर, मेंबर्स आएंगे, जुड़ेंगे और जाएंगे, मगर क्लैन रहेगा, ठीक है। उन्होंने कहा था कि जो सोशल स्ट्रक्चर है वो सोशल रियलिटी नहीं है, जब बल्कि वो एब्स्ट्रैक्शन है, यानी कि माइंड में एग्जिस्ट करता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट के, ठीक है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। और कहा था कि हम हम स्टडी करते हैं लोगों के बीच का सोशल रिलेशंस का, सोशल रिलेशंस को, ठीक है, और फिर हम उनके ग्रुप्स को स्टडी करते हैं। और जब हम ग्रुप्स के बीच के रिलेशंस को स्टडी करते हैं तो हम किसका मतलब, हम सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि तुम एक ग्रुप है, ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे उनके बीच के रिलेशंस को स्टडी करोगे। दूसरा क्या है, तुम एक ग्रुप का रिलेशन दूसरे ग्रुप से कैसा है उसको स्टडी करोगे, ठीक है, और उसको स्टडी करना ही सोशल स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब देखो रेडक्लिफ ब्राउन का जो कंसेप्ट है स्ट्रक्चर का, ठीक है, वो इवांस प्रचार्ट के रेडक्लिफ ब्राउन का जो कंसेप्ट था स्ट्रक्चरल फॉर्म का, उस वो इक्वलेंट है इवांस प्रचार्ट के कंसेप्ट सोशल स्ट्रक्चर से, ठीक है। अब आते हैं क्लाउडियो लेवी स्ट्रॉस, उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहा। पहली बात तो ये कि वो एक स्ट्रक्चरलिस्ट थे, ठीक है। स्ट्रक्चरलिस्ट क्या होते हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट जैसे कि हमने देखा था कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट होते हैं वो ऑर्गेनिक एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वो सोसाइटी को एक ऑर्गेनिज्म से रिलेट कर रहे होते हैं। और जबकि स्ट्रक्चरलिस्ट जो होते हैं वो सोसाइटी के स्ट्रक्चर को एक लैंग्वेज के स्ट्रक्चर से रिलेट कर रहे होते हैं। जैसे कि सारी दुनिया में सारी जो लैंग्वेजेस होती हैं उन सब लैंग्वेजेस में ग्रामर ज़रूर होगी, वैसे ही वो मानते हैं जो सोशल स्ट्रक्चर होगा वो दुनिया की सारी सोसाइटी में कॉमन होगा, ठीक है। और सोशल स्ट्रक्चर को उन्होंने कॉमन सोशल स्ट्रक्चर होगा सारी सोसाइटीज़ का जितनी भी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। अब देखते हैं कि लेवी स्ट्रॉस ने क्या कहा था। उन्होंने भी सोशल स्ट्रक्चर को एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट माना था, ठीक है, वो माइंड में एग्जिस्ट करता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट के, रियलिटी में नहीं। उन्होंने कहा था कि इस सोशल स्ट्रक्चर, क्योंकि वो उन्होंने कहा था कि रियलिटी में वो एग्जिस्ट करता नहीं है, इसलिए उसको डायरेक्टली स्टडी नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्होंने कहा सोशल स्ट्रक्चर जो है वो एक एनालिटिकल मॉडल है, ये फ्रेमवर्क है, एक मॉडल या फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो रियलिटीज़ को ऑब्जर्व करके बनाया जाता है।
हम्म। अब जब वो मॉडल बन जाता है तो उसको हम अलग अलग सोसाइटीज़ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और हम सोसाइटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। किसी भी सोसाइटी में अप्लाई करो और वहाँ पर तुम सोशल रिलेशनशिप को स्टडी कर सकते हो उस मॉडल का इस्तेमाल करके। समझ गए? अब देखो, वी स्टडी सोशल रिलेशंस बिटवीन पीपल विच आर एम्पेरिकल एंड ऑब्जर्वेबल एंड बिल्ड मॉडल्स यूजिंग दीज, यानी कि तुम सोशल रिलेशंस को स्टडी करोगे लोगों के बीच का और उनसे एक मॉडल बनाओगे, ठीक है। फिर उस मॉडल का इस्तेमाल करके तुम किसी भी सोसाइटी के में जो लोग हैं उनके बीच के रिलेशंस को स्टडी कर सकते हो। अब हम आगे देखेंगे कैसे होगा, कंफ्यूज ना होना। हम्म। अब रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या कहा था कि सोशल स्ट्रक्चर एक ऑब्जर्वेबल एंटिटी है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक सोसाइटी के लिए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर एग्जिस्ट करती है सोशल स्ट्रक्चर। मगर लेवी स्ट्रॉस ने कहा था कि जो सोशल स्ट्रक्चर है वो एक तरह से यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है सारी ह्यूमन सोसाइटीज़ का, वो टाइम और प्लेस से बाउंडेड नहीं है। सोशल स्ट्रक्चर जो हम फाइंड करेंगे वो सारी ह्यूमन सोसाइटीज़ पे एप्लीकेबल होगा। रेडक्लिफ ब्राउन ने एक पार्टिकुलर सोसाइटी और पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करी थी, मगर लेवी स्ट्रॉस ने ये इसको जनरलाइज कर दिया था सारी ह्यूमन सोसाइटीज़ के लिए और सारे टाइम पीरियड्स के लिए भी, ठीक है। यही करते हैं स्ट्रक्चरलिस्ट। अब देखो हमने मॉडल्स के बारे में पढ़ा था ना, अब हम देखते हैं कि मॉडल्स को उन्होंने किस तरह से क्लासिफाई किया था। उन्होंने कहा था कि हम आप ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड मॉडल्स। मॉडल्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉडल्स का मतलब क्या होता है कि तुम सोशल रिलेशंस और सोशल फैक्ट्स होंगे उनको ऑब्जर्व करोगे, उनको ऑब्जर्व करने के बाद तुम एक मॉडल बनाओगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, तुम सोशल रिलेशंस को ऑब्जर्व करोगे तभी तो मॉडल बना पाओगे। यहाँ पर मॉडल का मतलब क्या है, सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो माइंड में एग्जिस्ट करता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट या सोशोलॉजिस्ट के। अब एक्सपेरिमेंटेशन उन मॉडल्स का मतलब क्या है कि तुम उन जितने भी तुमने जो मॉडल्स बनाए हैं उनका कंपैरिजन करोगे, ठीक है, और उन मॉडल्स में से जो बेस्ट मॉडल होगा उसको तुम सेलेक्ट करोगे और उसी से ही तुम सोशल रिलेशंस को एक्सप्लेन करोगे किसी भी सोसाइटी के। समझ गए? दूसरा आता है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस कैरेक्टर ऑफ मॉडल। अब जो कॉन्शियस मॉडल्स होते हैं वो एक तरह से इनसाइडर पर्सपेक्टिव होते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि सोसाइटी अपने आप को किस तरह से देख रही है, ठीक है। जो सोसाइटी के लोग हैं, सोसाइटी किस तरह से देख रही है का मतलब है कि सोसाइटी के लोग अपने आप को किस तरह से देख रहे हैं। जबकि अनकॉन्शियस मॉडल्स होते हैं वो डीपर स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे होते हैं, को डीपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को अनर्थ कर रहे होते हैं जो सोसाइटी डायरेक्टली परसीव नहीं कर पाती है, यानी कि जो जनरल पीपल ऑफ सोसाइटी होते हैं वो उनको परसीव नहीं कर पाते हैं अनकॉन्शियस डीपर स्ट्रक्चर को, उनको अनर्थ करता है अनकॉन्शियस मॉडल्स, ठीक है। जैसे कि हम मान लें, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कास्ट का। कास्ट का कॉन्शियस मॉडल क्या हो जाएगा कि जो कास्ट मेंबर्स हैं वो देखते हैं कि जो कास्ट सिस्टम से हमारी सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी आई है, ठीक है, हर किसी का ऑक्यूपेशन डिफाइन है, उनके वो जो रूल्स और रेगुलेशन उनको फॉलो करने हैं वो डिफाइन है, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा सोसाइटी में एक ऑर्डर क्रिएट होगा। मगर जो अनकॉन्शियस मॉडल होगा जो डीपर स्ट्रक्चर अनर्थ करना चाहेगा वो कहेगा कि नहीं, कास्ट सिस्टम जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हो सकता है जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो कॉन्शियसली ना परसीव कर पा रहे हों, मगर एक सोशोलॉजिस्ट अनकॉन्शियस मॉडल्स बनाएगा और उन डिस्क्रिमिनेशंस को उजागर करेगा, ठीक है। अब तीसरा आते हैं मैकेनिकल और स्टेटिस्टिकल मॉडल्स। मैकेनिकल मॉडल्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मतलब क्या है कि सोशल रूल्स क्या हैं और उन सोशल रूल्स पे लोग चल रहे हैं या नहीं, ठीक है। अगर सोशल रूल्स पर लोग चल रहे हैं, ठीक है, सारे सोशल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो जो मॉडल बनेगा वो मैकेनिकल मॉडल होगा। जैसे कि मैरिज प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं मैरिज से रिलेटेड, अगर उन मैरिज प्रैक्टिसेस को सब लोग फुलफिल कर रहे हैं, उन मैरिज प्रैक्टिसेस को अपना रहे हैं, ठीक है,
तो जो मॉडल बनेगा वो मैकेनिकल मॉडल होगा जो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होगा। जबकि स्टैटिस्टिकल मॉडल जो होगा वो जब बनेगा जब सोशल नॉर्म्स या रूल्स अलग होंगे और पीपल्स का बिहेवियर, जो पीपल्स के एक्शन होंगे वो सोशल नॉर्म्स और रूल्स से डेविएट कर जाएंगे। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैरिज का जो आजकल एक सोशल नॉर्म बन गया है कि डाउरी देनी ही है। ठीक है, अगर कोई इंसान डाउरी दे रहा है अपनी लड़की को तो वो मैकेनिकल मॉडल की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अगर वो डाउरी नहीं दे रहा है यानी कि वो जो सोशल नॉर्म है डाउरी देने का उससे डेविएट कर गया, ठीक है, तो उसको हम स्टडी करेंगे स्टैटिस्टिकल मॉडल्स की मदद से। अब आते हैं एडमंड लीच ने क्या कहा था सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखो एडमंड लीच की ने जो सोशल स्ट्रक्चर के बारे में कहा था वो ज़्यादातर मोस्टली सेम था जो लेवी स्ट्रॉस ने कहा था। ठीक है, लेवी मगर डिफरेंस ये था कि लेवी स्ट्रॉस जो थे वो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर देखते थे सारी सोसाइटीज़ का जो सारे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एप्लीकेबल हो। मगर एडमंड लीच जो है वो कंसर्न थे सिर्फ लोकल या रीजनल स्ट्रक्चर पे। उनको कोई मतलब नहीं था कि जितनी भी दुनिया की सारी सोसाइटीज़ हैं उनका सोशल स्ट्रक्चर निकालो, नहीं, वो सिर्फ लोकल या रीजनल एस्पेक्ट पे सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहते थे। इसलिए उनकी उनके अप्रोच को हम न्यू स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कह सकते हैं। अब जैसा कि लेवी स्ट्रॉस ने कहा था कि जो सोशल स्ट्रक्चर होते हैं वो एक एब्स्ट्रैक्शन होते हैं और मॉडल्स होते हैं, फ्रेमवर्क होते हैं जिससे हम सोशल रिलेशंस को स्टडी करते हैं। लीच ने भी यही कहा था। ठीक है, लॉजिकल कंस्ट्रक्शन होते हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स होते हैं सोशल स्ट्रक्चर ऑब्जर्वर के माइंड में जिनका वो इस्तेमाल करके सोशल रिलेशंस को एक्सप्लेन कर रहा होता है। यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि लेवी स्ट्रॉस ने जिनको मैकेनिकल मॉडल्स कहा था उनको एडमंड लीच ने ज्यूरल रूल्स कहा। ठीक है, और लेवी स्ट्रॉस ने जिनको स्टैटिस्टिकल मॉडल्स कहा था उनको एडमंड लीच ने स्टैटिस्टिकल नॉर्म्स कहा, बस। और दूसरा ये डिफरेंस है कि लेवी स्ट्रॉस ने दोनों मॉडल्स को, मैकेनिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को एक इक्वल लेवल पे रख दिया था, यानी कि दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। मगर लीच ने प्रायोरिटाइज किया स्टैटिस्टिकल नॉर्म्स को जो ज्यूरल रूल्स के ऊपर, यानी कि ये है कि तुम एक पहले हमको क्या स्टडी करना है कि लोग कैसे सोशल नॉर्म्स से डेविएट कर रहे हैं। ठीक है, वो कितना डेविएट कर रहे हैं या फिर कितना कन्फर्म कर रहे हैं सोशल नॉर्म्स से। ठीक है, अब देखो दूसरा ये कि जो उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था कि जो जो ज्यूरल रूल्स होते हैं वो सोशल सैंक्शन से सपोर्टेड होते हैं और उनके अंदर एक एलिमेंट ऑफ कोअर्जन होता है, जैसे कि डाउरी का। अगर कोई इंसान डाउरी नहीं देता, ठीक है, तो उसको सोसाइटी में बुरा माना जाता है नॉर्मली कि उसने डाउरी नहीं दी जबकि सब लोग दे रहे हैं। और उस पर सोशल सैंक्शन भी लग सकते हैं कि आइंदा से लोग उसको बुरा जाने, उससे बातचीत करना बंद कर दें। ठीक है, इसलिए एडमंड लीच ने कहा था कि जो ज्यूरल रूल्स होते हैं वो सोशल सैंक्शंस और कोअर्जन से सपोर्ट होते हैं, उनका सपोर्ट होता है। जबकि स्टैटिस्टिकल नॉर्म्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल बिहेवियर का एवरेज पैटर्न है। ठीक है, उसके पास कोई कोअर्सिव फोर्स नहीं होता। अगर कोई अपने मैरिज में कोई रूल्स और रेगुलेशंस जो है सोसाइटी के वो फॉलो नहीं भी करना चाहता है तो ऐसा नहीं करने के लिए उसके पास कोई कोअर्सिव फोर्स नहीं है कि वो सबके ऊपर इम्पोज करे कि मैं फॉलो नहीं करूँगा। वो अपनी इंडिविजुअल एबिलिटी बिहेवियर का इस्तेमाल करके ऐसा कर रहा है, मगर सोसाइटी उसके ऊपर सैंक्शंस लगा सकती है। अब देखते हैं SF नडेल ने क्या कहा था सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। उनकी बुक थी द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ये याद रखना है, SF नडेल की बुक थी द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, 1957 में आई थी। ठीक है, नडेल ने अपोज किया था रेडक्लिफ ब्राउन के कंसेप्ट को कि सोशल स्ट्रक्चर डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल होते हैं, और उन्होंने डिसएग्री भी किया था लेवी स्ट्रॉस के क्लेम को कि सोशल स्ट्रक्चर को एम्पेरिकल रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, दोनों ही पॉइंट को इन्होंने नकार दिया था। अब नडेल के अकॉर्डिंग हर एक पर्सन कुछ ना कुछ पोजीशन ऑक्यूपाई करता है सोशल स्ट्रक्चर में। ठीक है, और वो कुछ ना कुछ सोशल रिलेशंस होंगे उस पर्सन के दूसरे पर्सन से, है ना। और उन पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के बाद जो पर्सन होता है वो
एक्टर का रोल, एक्टर बन जाता है और कुछ ना कुछ रोल्स प्ले करने लगता है। ठीक है, यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्शन की बात होती है कि वो पर्सन जो है वो एक्टर हो गया, वो अपने माइंड में अपने आप को एक्टर सोच रहा है और वो कुछ ना कुछ रोल्स प्ले करेगा, उन पोजीशन पर रह रहा है तो ऑब्वियसली। तो इसी यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि SF नडेल का जो फोकस था वो सोशल रोल्स पर था। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा था कि एक जो इंटरकनेक्टेड रूल्स का जो पैटर्न होगा सोसाइटी में, वही सोशल स्ट्रक्चर बना रहा होगा। यहाँ पर उन्होंने बात करी थी इंटरकनेक्टेड रोल्स की। और जो ये जो इंटरकनेक्टेड रोल्स होते हैं, इसी से ही सोशल स्ट्रक्चर इमर्ज होके आएगा, है ना। कोई आइसोलेटेड इंट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, और इंटरकनेक्टेड रोल्स से ही सोशल स्ट्रक्चर इमर्ज होगा। अब देखो, स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर जो है वो सोशल रियलिटी है ना। अब जो अगर एक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, और एक एक्टर का दूसरे एक्टर के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप है, तो उस रिलेशनशिप को तुम ऑब्जर्व कर सकते हो ना, उसको तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, उसको स्टडी कर सकते हो, और उस रिलेशनशिप से ही सोशल स्ट्रक्चर बन रहा है। इसलिए उन्होंने कहा था कि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो एक सोशल रियलिटी है। अब आते हैं गर्थ एंड मिल्स ने क्या कहा था सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। गर्थ एंड मिल्स ने सोशल स्ट्रक्चर को रोल्स एंड इंस्टीट्यूशंस के टर्म्स में डिफाइन किया था। ठीक है, अब इंस्टीट्यूशन, उन्होंने क्या कहा था कि क्लस्टर ऑफ रोल्स को इंस्टीट्यूशन कहा जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रोल्स को मिलाकर इंस्टीट्यूशन बनता है। ठीक है, और इंस्टीट्यूशन से ही सोशल स्ट्रक्चर बनता है, बस। ठीक है। और जो सोशल स्ट्रक्चर होता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क होगा। किस चीज़ का फ्रेमवर्क होगा? इंस्टीट्यूशंस का, रोल्स का, और सिंबॉलिक सिस्टम्स, कल्चरल सिंबल्स, नॉर्म्स या लैंग्वेजेस हैं, इनका एक फ्रेमवर्क होगा, उसको ही हम सोशल स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, अब ये जो सोशल स्ट्रक्चर बनकर आएगा वो इंडिविजुअल बिहेवियर को शेप करेगा और उसके बिहेवियर को रेगुलेट भी करेगा। अब देखो, सोशल रोल्स जो होते हैं वो एक इंडिविजुअल सोशल रोल्स को प्ले करेगा। ठीक है, और सोशल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी होते हैं। इसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो यहाँ से समझ आ जाएगा। हमने क्या देखा था यहाँ पर? गर्थ एंड मिल्स ने कहा था कि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो रोल्स और इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना है। ठीक है, ऑर्गेनाइज फ्रेमवर्क ऑफ रोल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। मेन फोकस उनका रोल्स एंड इंस्टीट्यूशन पे था। देखो, एक टीचर है, ठीक है, वो टीचर कुछ ना कुछ रोल्स प्ले करेगा अपने स्कूल में। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही तो है एक स्कूल, और उस टीचर का कुछ ना कुछ रिलेशंस भी होगा, कुछ अदर टीचर्स से, स्टूडेंट्स से, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से कुछ ना कुछ रिलेशंस होगा उस टीचर का। ठीक है, अब वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो फैमिली इंस्टीट्यूशन, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रिलेशन जो होगा ये वो रिलेट करेगा फैमिली इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली को भी। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, ये साथ में मिलकर ही सोसाइटी को बना रहे होंगे। ठीक है, अब इन सब को मिलाकर ही सोशल स्ट्रक्चर बनेगा सोसाइटी का, जो कि सोसाइटी को शेप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात क्या होगा? रिलेशन बिटवीन रोल्स, दूसरा रिलेशन बिटवीन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इन रिलेशन से ही सोशल स्ट्रक्चर बनेगा सोसाइटी का। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। कुछ इम्प्रूवमेंट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।